कोशिश करो कि एक दिन सैटरडे या संडे कोई भी एक दिन आप ऐसा रखो जिस दिन आप प्रैक्टिस करो। जितना आपने पूरा हफ्ता पढ़ा, पूरा 1 वीक आपने पढ़ाई की, उसके आप संडे को क्या करोगे, उसके सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। काम करना, अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले कोलिजन के, तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि हमें मतलब हम थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, सारा सिलेबस सभी कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेन जो जीत होती है वो उसकी होती है जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। तो हमें डेली हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर नंबर 3, और यह लास्ट लेक्चर होगा। आज ही हमारा जो चैप्टर या टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, आज हम स्टार्ट करेंगे। हमें मैंने कल बोला था कि हम कोलिजन पे जो क्वेश्चन करेंगे, कोलिजन वाले टॉपिक पर हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। फिर हमें पढ़ना सेंटर ऑफ मास, और लास्ट में जो सेंटर ऑफ मास है उसके हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन रखा है। इसमें लिखा है टू सॉलिड रबर बॉल्स ए बी हैविंग मासेस 200 एंड 400। बोल रखा है कि हमारे पास दो सॉलिड रबर हैं ए एंड बी, इसका एक का मास 200 ग्राम है और एक का मास 400 ग्राम है, 400 ग्राम, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ ए equal to 0.3 meter per second. After collision, the two balls come to rest. Then the velocity of v is. इसमें हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास दो बॉल हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक बॉल ए है और एक बॉल बी है। इसका मास m1 है जो कि 200 ग्राम है, इसका मास m2 है जो कि 400 ग्राम है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि ये इधर आ रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसकी वेलोसिटी होगी v1 या u1 मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी होगी u2। अब कोलिजन के बाद क्या कह रहा है कि वो दोनों रेस्ट पे आ गए, ये रेस्ट पे आ गए दोनों। अगर ये रेस्ट पे आ जाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है v1 वो भी जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी v2 भी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ये तो जीरो हो गई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने कल पढ़ा था, इसमें वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें हमें दे रखा था m1 हमारा है 200 ग्राम और m2 हमें दे रखा है क्वेश्चन में 400 ग्राम। वेलोसिटी हमें दी है u1 की, ठीक है ना। कितनी है, ए की वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये ए के लिए है और ये बी के लिए है ना। u2 हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। अब आफ्टर कोलिजन ये क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था ei इज इक्वल टू पी फाइनल पढ़ा था ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्योंकि कोलिजन के बाद ये क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाते हैं, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे u2 निकालना है ना, u2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 u1, ठीक है, और u2 इज इक्वल टू माइनस m1 u1 अपॉन में m2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो u2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस m1 हमें दे रखा है 200 ग्राम इंटू माइनस भी लगा है, u1 कितना है, u1 है 0.3 मीटर पर सेकेंड, है ना, यही है ना 0.3, हाँ ये। फिर हमारे पास दे रखा है m2 400, ये दे रखा है। अभी यहाँ डेसिमल हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए हमारे। 6 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 40, ठीक है। तो हम लगाएंगे 0, डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा 40 बन जाए 40, 45 जा 200, तो ये हमारे पास 0.15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आंसर हमारा माइनस में आ रहा है ना। तो अब इस ऑप्शन में कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है, 0.15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारा आंसर किसमें आ रहा है, माइनस में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस इंग्लिश वाले में यहाँ पर दो ही क्वेश्चन है, ये टाइपिंग मिस्टेक माइनस 0.15, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ये होता है हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी। तो ए बी सी यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे दिए हुए, यहाँ से आप ऑप्शन लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एंड माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली कोलाइड इन इलास्टिक, इन्होंने मुझे इलास्टिकली वन डायमेंशन, मतलब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। then the velocities of v and a after the collision respectively will be। देखो एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन देखो जगह जगह रिपीट हो रखा है, इसमें चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो, जो हम एग्जाम में याद रखेंगे कि लिखा हो कि आइडेंटिकल बॉल्स हैं,
आइडेंटिकल का मतलब है उनका मास कैसा है, सेम है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, दूसरा कोलिजन इलास्टिक है, अगर इलास्टिक कोलिजन है और आइडेंटिकल बॉल है, मतलब ऐसे रहा होगा, ये वाली बॉल इधर जा रही थी और ये वाली बॉल इधर जा रही थी, इसका मास m1 था, स्पीड u1 थी, m2 एंड u2। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ होगा, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स है और इलास्टिकल कोलिजन हो रहा है ना, तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो अब ये वाली बॉल इधर चली जाएगी और ये वाली बॉल इधर चली जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी ए की थी वो बी की बन जाएगी और जो बी की वेलोसिटी है वो ए की बन जाएगी। तो देखो ए की वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे ए की वेलोसिटी ये थी और बी की वेलोसिटी -0.3 थी। अब उसने हमसे पूछा था वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन, तो जो ए की वेलोसिटी थी वो क्या बन जाएगी, बी की वेलोसिटी, यानी ए की जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी बी के लिए। तो ए की वेलोसिटी कितनी थी 0.5, तो बी की कितनी बन जाएगी अब 0.5, ठीक है। जो बी की वेलोसिटी थी वो ए की बन जाएगी, यानी कि माइनस का 0.3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, बी के लिए क्या हो जाएगी 0.5, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमें दे रखा है कि हमारे आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उनमें इलास्टिक कोलिजन हो रखा है, तो ध्यान रखेंगे उनकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो एक्सचेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी इसके पास चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसके पास चली जाएगी, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी और इन इलास्टिक में हमारी क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमारे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। अब एक काम करना, अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले कोलिजन के तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि हमें मतलब हम थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, सारा सिलेबस सभी कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेन जो जीत होती है वो उसकी होती है जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। तो हमें डेली हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप पूरे 1 वीक पढ़ रहे हो, मंडे से लेके सपोज सैटरडे तक आपने अपनी पढ़ाई की, अब नोट्स बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कोशिश करो कि एक दिन सैटरडे या संडे कोई भी एक दिन आप ऐसा रखो जिस दिन आप प्रैक्टिस करो। जितना आपने पूरा हफ्ता पढ़ा, पूरा 1 वीक आपने पढ़ाई की, उसके आप संडे को क्या करोगे, उसके सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, ठीक है। जितने भी 50, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं हर टॉपिक से रिलेटेड संडे के दिन, ठीक है। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको पता है कि सिलेबस भी बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। बहुत लंबा सिलेबस है फिजिक्स का, छोटा सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग क्या करो, अभी से पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन आने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो उल्टा सीधा सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस खत्म कर लोगे ना, उतना आपके पास टाइम होगा रिवीजन का और प्रैक्टिस का, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाद में तो सिलेबस तो सभी पूरा करते हैं, लेकिन स्मार्ट बच्चे वो हैं जो साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, वो स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, इस पर न्यूमेरिकल करने के लिए आता है। तो ये क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी और ऑल द मासेस ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अपीयर टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब किसी भी पूरी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर हमारा पूरा मास क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। अभी डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट शेप पे, क्योंकि ये पता ये क्या होता है कि ये किसी भी बॉडी के अंदर भी इनसाइड भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास और आउटसाइड भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि बॉडी की शेप क्या है, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिकल बॉडी है, जैसे ये मोबाइल है ना, तो ये आइडेंटिकल है, इसकी शेप कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, जितना मास इधर है उतना मास इधर है, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है, ऐसे रुक गया ये, तो बिल्कुल जहां पर ये रुकेगा वहां पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। जैसे सपोज हमने एक बनाई, ये हमारा है, ये एक रॉड है, तो यहाँ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब एक हमने बनाया स्क्वायर, ठीक है ना, तो जहाँ इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो उस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, इसका इतना वाला पार्ट, इसका इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर बनाते हैं। अभी हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है, अब मैं क्या कर दूं, ये हमने बनाया और हम इसको क्या करें, इतना पार्ट हमने रिमूव कर दिया, इतना पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये बन गया, दोबारा बनाते हैं। ये है हमारा भाई, अब हम इसको दूसरे पेन से क्या करते हैं, इतना चलो हमने रिमूव कर दिया, ये हमने हटा दिया यहाँ से। अब जब हमने इतना हटा दिया तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा, ये शेप हमारे पास बची सिर्फ इतनी, ठीक है। ये वाली जो शेप है ये हमारे पास बची थी, तो आपको क्या लगता है अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, नहीं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, अगर आपके पास आइडेंटिकल बॉडी है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल मिडल में होगा, बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट है वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा।
लेकिन अगर आप क्या करें, आपकी शेप आइडेंटिकल नहीं है ना, तो क्या होगा, जिधर भी मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखें इसका मास इधर इधर ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं एक और शेप बनाऊं, ये हमने कोई शेप बना दी, ठीक है, ये। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्या इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा यहाँ पे, नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो मास है वो ज्यादा इधर की साइड है ना, तो जिधर ज्यादा मास होगा उधर की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या है, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पर सारे का सारा पूरी बॉडी का मास क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये रोड दे रखी थी, तो बिल्कुल बीच में यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ मास। ये क्या पॉइंट हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे हम, यहीं पर हमारा सारा का सारा क्या कंसंट्रेट कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, M1 M2 M3 M4, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो आइडेंटिकल बॉडी है उनमें बिल्कुल बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन जो ऐसी बॉडी है जिनका मास एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो जहां पर मास ज्यादा होगा उनकी साइड में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, जिन पे न्यूमेरिकल करने के लिए आता है। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये वाई एक्सेस है और ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। अब हमारे पास कुछ पॉइंट है ये, ठीक है, तो हमने मान लिया कि इनके कुछ पोजीशन वेक्टर होंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, तो हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। अब हमें क्या करना है, इस बॉडी का हमें बताना है, इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला है RCM इज इक्वल टू M1 R1, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस MC R3 डॉट 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 कहाँ तक, M1 RN तक, और फिर हम टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस MC डॉट 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 MN तक। ठीक है, तो अब ये तो हमारा टोटल R का था। अब हमें पता है कि R हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो R है वो क्या होता है, XI प्लस YJ प्लस ZJ, ये तो होता है। तो अगर हमें X के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, MN XN तक, है ना, और M1 प्लस M2 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ये फॉर्मूला ये हमारा X किसके लिए हो जाएगा, X के लिए हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास Y एक्सेस Z एक्सेस दोनों दे रखी है, तो हम Y के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, Z के लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज हमारे पास दे रखा है दो, हमारे पास दो के लिए दे रखा है ना, जैसे ये है ना, for two particle the center of mass lies on the line joining at them divide into inverse ratios their masses। इसको ये बताएंगे, देखो क्या है। अब ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी में क्या होगा, देखो ये हमारे पास क्या था, ये रेडियस, ये हमारे पास r था, पोजीशन वेक्टर था। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दे dr अपॉन dt, तो क्या बन जाएगा vcm। m1 तो सेम ही रहेगा, है ना, और dr1 अपॉन dt क्या हो जाएगा v1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसका एक और डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो बन जाएगा m1 a1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें फोर्स निकालना हो F, तो ये क्या हो जाएगा हमारा M, M हमारा मास होता है, और ये AC हमारा क्या है, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये, M1 M2, ये M2। ध्यान रखेंगे अभी जो मैंने बताया, अगर M2 M1 से ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है, सेंटर ऑफ मास वहां शिफ्ट होता है जिधर हैवी, जिधर मास ज्यादा हो वहां सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉडी हैवी है, जो सेंटर ऑफ मास है वो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जिधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, ये डिस्टेंस कम होगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यानी कि जो मास है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। सपोज ये हमने मान लिया D1 डिस्टेंस है और ये हमने मान लिया D2 डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है ना। तो अगर M1 का मास ज्यादा है, सॉरी जैसे M1 का मास कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, और M2 का मास कम है तो डिस्टेंस कम, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस अगर मास ज्यादा है तो डिस्टेंस भी कम होगी, और अगर मास कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। ध्यान रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आता है करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, जो M2 है वो M1 से क्या है, बड़ा है। तो बस यहाँ में दो बात ध्यान रखनी है कि मास अगर कैसा हो, मास अगर ज्यादा हो तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उनकी साइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे इसके अंदर, कि जैसे सपोज कोई, जैसे फोर्स की बात की गई, ये फोर्स है, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल वर्क फोर्स नहीं कर, मतलब फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर जो इंटरनल फोर्स है, जैसे सपोज मैंने मान लिया कि क्या है, कोई जैसे कि बॉम्ब बॉम्ब फट गया, है ना, बॉम्ब फट गया, तो वो जो बॉम्ब था, हमने उस बॉम्ब के लिए क्या किया, बाहर से हमने इसको कोई एनर्जी नहीं दी, सपोज अंदर केमिकल रिएक्शन है, वो अपने आप से ब्लास्ट हो गया। तो अब जब वो ब्लास्ट हो गया तो उसके पार्टिकल्स यहाँ वहाँ गिरेंगे, है ना।
तो लेकिन जो उसका सेंटर ऑफ मास था ना वो अभी भी चेंज नहीं होगा जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर बाहर से कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, अब इस पर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आता है। तो क्या ध्यान रखना है हमें, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, आर वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन। ये मास वाली जो बात कही गई है, सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी द्रव्यमान की ओर शिफ्ट होता है, ज्यादा द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फोर्स वाली बात पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे हम, अभी इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर टू पार्टिकल द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एंड डिवाइडेड इट इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। का मतलब ये जो डिस्टेंस है और जो मास है उनकी जो इनका जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। चलो आप क्या करते हैं, अच्छा अभी इसमें छोटा सा टॉपिक था, वैसे तो हमारे सिलेबस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास था, बट फिर भी हम थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। और बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास में क्या हम बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ हमारी पूरी बॉडी का सेंटर, पूरी बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है, वो हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, बट ग्रेविटी में ऐसा नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी है, जहाँ कंप्लीट बॉडी का वेट वेट हमारा क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वेट है और यहाँ पर क्या है, मास है। इट कैन लाई इनसाइड आउटसाइड, ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों में कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, अब इसको कुछ जगह पे लिखा होता है कि ये जो है इनसाइड लाई करता है, लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे कि रिंग हो गई है ना, जैसे कि क्या है, रिंग हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई इन द एम्प्टी स्पेस आउटसाइड द मटेरियल, तो इसमें भी इनसाइड और आउटसाइड आउटसाइड लाई कर सकता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, ये जी पर जो सेंटर ऑफ मास है वो जी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जी पर डिपेंड करती है। और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इट कोइंसाइड विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जो स्मॉल बॉडीज है, जिस सपोज हम हैं, है ना, या जैसे मैंने बोला कि ये फोन है या कोई बॉटल है ना, तो क्या होगा, जितनी भी हमारी स्मॉल बॉडीज है ना, तो उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि स्मॉल बॉडीज है उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर ही होगा। लेकिन अब बहुत लार्ज, जैसे कि बहुत लार्ज बॉडीज है, जैसे हिमालय होगा, माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, बहुत बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये विद द सेंटर ऑफ मास ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि लार्ज बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर नहीं होंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन जी, तो इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा मैंने इसलिए बता दिया, कई बार जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे थ्योरी बेस्ड बन जाते हैं, चार चार ऑप्शन वाले, है ना, फिर चार पॉइंट देंगे और उनसे पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसलिए हमने सोचा इसको पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई डिफरेंस आई जाए। ठीक है, ये इसको हमने हिंदी यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब लिखा है, इस पे क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses of 2 kg and 4 kg are moving with velocities 20 meter per second and 10 meter per second, ठीक है, towards each other due to gravitational attraction, find the velocity of their center of mass। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखो ध्यान से समझते हैं। मैंने बोला था कि अगर बाहर से कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर देखो कौन सा फोर्स लिखा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या है, जो बॉडी का इंटरनल फोर्स है, मतलब है ना, कि भाई ये तो क्या, तो दो बॉडीज है एक दूसरे पर क्या लगा रही है, ये तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा रही है ना, बाहर से थोड़ी ना कोई हम इसमें फोर्स लगाएंगे। तो अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है तो इंटरनल फोर्स हो गया, जो हम कोई भी दो बॉडी होंगी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे अर्थ हम पे लगा रही है, हम अर्थ पे लगा रहे हैं, है ना, बाहर से थोड़ी ना कोई फोर्स लग रहा है। तो जब हमारे पास इसकी पोजिशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया ही नहीं, तो जब पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज कैसे होगी। तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मासेस। तो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड या जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसकी जब उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg आर इतने मीटर है इतने मीटर, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मासेस। यहाँ उसने हमसे पूछा है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मासेस। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, आरसीएम वाला, क्या पढ़ा था, m1 r1, हमारे पास दो बॉडी के लिए दे रखा है ना, m2 r2 और अपॉन में m1 प्लस m2, दो बॉडी के लिए हमें दे रखा है उसने। तो हमारा क्या, m1 1 kg है और m2 3 kg है। m1 हमारा 1 kg है एंड m2 हमारा 3 kg हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है r1 है 2 5 13, पहले इसी को लिखते हैं, r1 है 2 i 5 j प्लस 13 k,
R2 हमें गिवन है 6 minus 6i plus 4j minus 2k minus 6i plus 4j minus 2k ये गिवन। चलो निकालते हैं RCM। M1 R1 तो M1 है 1 तो 1 into R1 कितना है 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कोई चेंज नहीं होगा 5j plus 13k plus M2 है 3 और R2 है minus 6i plus 4j minus 2k और अपॉन में कितना M1 plus M2 तो 4kg। अब ये बन जाएगा हमारा देखो 2i plus 5j plus 13k minus 18i 12j minus 6k अपॉन में कितना 4। अब क्या कैंसिल हो रहा है मतलब क्या प्लस माइनस हो रहा है इसमें देखते हैं 2i ये 2i हो जाएगा और ये माइनस का 89 तो ये बचेगा माइनस का 69 5j plus 12j इस जगह हमारा 17j और हमारा 13 में 6 का तो कितना बचेगा प्लस 7k प्लस का 7k और अपॉन में 4 क्या था 6 minus 69 plus 17j माइनस का 69 plus 17j plus 7k upon 4 है ना हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है ना माइनस 69 plus 17j plus 7k upon में 4 माइनस 69 17j 7k upon 4 हाँ बिल्कुल ठीक है भाई ठीक है एक बार आप भी दोबारा कैलकुलेशन चेक करना मेरे हिसाब से सही है देख लेना कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की वैसे तो ठीक किया नहीं की होगी बट फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना जब आप खुद से करेंगे क्वेश्चन Two objects of masses 200 gram and 500 gram having velocity 10 I meter per second and इतने meter per second respectively find the velocity of their center of mass. हम center of mass वाले क्वेश्चन पे नंबरिंग करते हैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा है बस यहाँ पर हमें क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है हमने पढ़ा था ना v1 m1 v1 m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2 इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे अभी हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला ये रहा m1 v1 m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो मुझे जरूर इसका आंसर कमेंट में बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 is at a distance d1 from m1 and at d2 from m2 such that कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल मासेस दो मासेस है एक m1 है और एक हमारे पास m2 है ना कह रहा है एट डिस्टेंस तो जो m हमें नहीं पता कि वो सेंटर ऑफ मास किधर है m जो है वो d1 डिस्टेंस पर है और m2 जो है वो d2 डिस्टेंस पर है तो अभी हमने पढ़ा था जो m है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना तो अगर ये सपोज ये मास ज्यादा होगा हमें नहीं पता अगर ये उसमें गिवन नहीं है ऐसा है ना तो सेंटर ऑफ मास दे रखा है बस अगर सपोज m2 ज्यादा हमने मान लिया कि भाई m2 ज्यादा है तो ये डिस्टेंस कम होगी ये डिस्टेंस d2 हो जाएगी है ना और अगर ये मास कम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी d1 हो जाएगी तो मास अगर कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी मास अगर ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगी तो हमने पढ़ा था कि m1 क्या हो जाएगा 1/d1 और m2 क्या हो जाएगा 1/d2 तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा क्या आ जाएगा इसका आंसर m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 ठीक है अब यहाँ d1 पहले लिखा है तो d1 अपॉन d2 m2 अपॉन m1 d1 अपॉन d2 नहीं m2 हाँ ठीक तो है देखो अब हमारे पास ऐसे देखा d1 ऊपर दे रखा है तो d1 को हम लिख लेते हैं हम लिखते हैं d1 अपॉन d2 d1 अपॉन d2 और ये हो जाएगा हमारा m2 अपॉन m1 तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है दिख भी रहा है आपको d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 ठीक है तो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है d1 अपॉन d2 m2 अपॉन m1 d1 अपॉन d2 m1 अपॉन m2 नहीं होगा तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है सारे लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कुछ 4 क्वेश्चन हमने करे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करेंगे जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इसके हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं जितने भी हमारे सिलेबस के अंदर थे ठीक है अब हम कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक भी जरूर करें ठीक है इससे हमें पता लगता है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है और कमेंट भी जरूर करें अगर आपको आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा आपको क्या समझ में आया है ना या आपको कोई सजेशन हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं
ठीक है, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब चैनल जरूर करें, क्योंकि तभी तो हमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आगे और से और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देना है। आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो प्लीज लाइक करें वीडियोस को, और कमेंट भी जरूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।